हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स की। गाइज, क्वांटम नंबर्स अपने आप में एक बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। आपको जेई मेंस और नीट दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल के बारे में कुछ जानना है, अगर आपको किसी सेल के बारे में, किसी सब सेल के बारे में, है ना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, कहाँ पे उनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्यों हम पी को 3 डिब्बों से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑर्बिटल्स, सबसेल्स, सेल्स से रिलेटेड, जो अगर हमें क्वांटम नंबर्स आते हैं तो हम बहुत आसानी से उनके आंसर्स दे सकते हैं। तो अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ऑर्बिटल्स, सबसेल्स, सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम नंबर्स को। क्वांटम नंबर्स होते क्या है, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि थ्योरी आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप इतना याद रख सकते हैं इनके बारे में कि ये एक तरह से एड्रेस है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। किसी भी एलिमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन हमें कहां मिलेगा, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसका एग्जैक्ट पॉइंट हमें कौन बता सकता है? क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कैसे एक इलेक्ट्रॉन इनसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? सारा इनको जैसे जैसे पढ़ोगे दिमाग में आता जाएगा, क्लियर होता जाएगा ना। कैसे बता सकते हैं? उसके लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, जिनको वन बाय वन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वांटम नंबर्स की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं। उन चारों टाइप की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको सिंबल ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको नाम नहीं मिलेगा, आपको सिंबल ही मिलेगा मैक्सिमम टाइम में। जब भी आपको स्मॉल एन दिखता है आप समझ जाएंगे कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या काम होता है अभी जस्ट वन बाय वन बात करेंगे सबकी। पहले एक बार देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको चारों क्वांटम नंबर के नाम और इनके सिंबल याद होने चाहिए। क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल एन, एल, एम एंड एस से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या काम है, कैसे कैसे काम करते हैं, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में बताता है कि एलिमेंट में कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सेल बोले तो अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं तुम लोगों को। एटॉमिक मॉडल्स जो आए ना यार, वो वन बाय वन आए थे। लाइक पहले बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कहीं भी, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होंगे। बाद में वेव मैकेनिकल मॉडल आया, उसने बोला नहीं, ऑर्बिट्स नाम का तो कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्ट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम यहाँ उनमें लड़ाई नहीं करने वाले हैं कि कौन से को हम फॉलो करेंगे कौन सा नहीं। हम वेव मैकेनिकल मॉडल को एक तरह से फॉलो करते हुए सेल की, सबसेल की, ऑर्बिटल्स की बात करते हुए चलेंगे। मतलब यहां हम मानते हैं कि ये मान लीजिए अपने पास एटम का एक न्यूक्लियस है। इस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं। ये दिख रहा ना आपको, न्यूक्लियस हमने यहां बनाया एक, ये एक न्यूक्लियस है यहाँ पे। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट रहने को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। लाइक इसके चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर सेल्स बनी होती हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्स। लाइक इस न्यूक्लियस से इसके बाहर तक ये जो मैंने बाउंड्री बनाया है, यहां तक ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेल। इसको बोलते हैं n इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल है ये। ऐसे ही इसके बाहर एक और सेल होती है, सेकंड सेल, इसके बाहर एक और सेल होती है, थर्ड सेल, और ऐसे ही बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं एक एटम में। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। बीच में अपने पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और बाहर जो सेल्स हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n जो है यहाँ पे, ये n और कुछ नहीं है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो सेल है उसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर से सेकंड वाली जो सेल है उसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 2 है। मतलब अगर आपको कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दे देता है कि n इक्वल टू 5 है, तो आप समझ जाएंगे कि न्यूक्लियस से 5वीं सेल में जाके हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 5th सेल जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर इतनी चीज? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या बता देगा? सेल नंबर बता देगा, कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके साथ ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको सेल की एनर्जी के बारे में भी आइडिया देता है। सेल की एनर्जी के बारे में कैसे आइडिया देता है, ये हमने बोर मॉडल में भी पढ़ा था थोड़ा सा, है ना, एन के साथ, जहां पे एन को हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट बोला था कि जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी ऑफ सेल भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये चीज आप याद रखेंगे।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इतनी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, अगर इतनी बेसिक चीजें आपको याद है आप इजीली इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए दूसरे क्वांटम नंबर पे चलते हैं जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें, अब एक चीज और बता दूं पहले मैं, इसको देखते हैं हम वापस प्रिंसिपल में। अब इसमें जो ये चारों तरफ हमने सेल बनाई है, जैसे ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई, इस सेल में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन इस सेल में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये सेल भी अंदर से कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये सेल भी अंदर से सबसेल्स में डिवाइड होती है, इसके अंदर बहुत सारी सबसेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब उन सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन कहां होगा उसके बारे में हमें एग्जैक्ट आइडिया कौन देगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर देगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक किसी पर्टिकुलर सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी मुझे ये तो पता चल गया कि n इक्वल टू 2 में मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन n इक्वल टू 2 में भी वो कहां है, कौन सी सबसेल में है, उसके बारे में हमें कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। कैसे बताएगा? तो इसमें जो l की वैल्यू है वो हर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए फिक्स होती है। यानी अगर मैंने आपको बोल दिया कि n इक्वल टू 5 तो उसमें l की वैल्यूज फिक्स होंगी, उसमें नंबर ऑफ सबसेल्स फिक्स होंगे। मैंने बोल दिया n इक्वल टू 10 तो उसमें नंबर ऑफ सबसेल्स फिक्स होंगे। यानी किसी भी n की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास l की कुछ वैल्यूज आती हैं और उन वैल्यूज के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कितनी सबसेल्स प्रेजेंट है उस सेल में। अब देखिए इसको आप समझ जाएंगे कि l की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 टू n-1 होती है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि हम यहां बात कर रहे हैं फर्स्ट सेल की, हम उस सेल की बात कर रहे हैं जिसमें n इक्वल टू 1 है, तो यानी उसमें l की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? l की वैल्यू 0 टू n-1 होती है हमेशा। n-1 अगर मैं करूंगा तो 1-1 0, यानी l की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 0। और l की वैल्यू 0 आ गई तो क्या बोलेंगे हम? मैंने बोला है ना कि l जो वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब सेल को। और अगर l की वैल्यू 0 आ गई तो क्या मतलब सब सेल है ही नहीं? नहीं, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। हम ये बोलेंगे कि L की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इस सेल में n इक्वल टू 1 में एक सबसेल पॉसिबल है और उस एक सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। L एक वैल्यू, L ऐसा नहीं है L की जितनी L की जो वैल्यू आई, जैसे L की वैल्यू अगर 5 आ गई तो मतलब 5 है, नहीं ऐसा नहीं है। L की जितनी वैल्यूज आएंगी, जितनी अलग अलग डिजिट्स आएंगे उतनी अपने पास सबसेल प्रेजेंट होंगी। और अच्छे से समझेंगे आप इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं सेकंड सेल की जिसमें n इक्वल टू 2 है, तो उसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? L विल बी 0 टू n-1 एंड n कितना है यहाँ पे अपने पास? 2, सो 2 माइनस 1 इज 1, सो L कितना हो जाएगा? 0 टू 1। तो 0 टू 1 में कितनी वैल्यूज आती हैं, कितनी इंटीजर वैल्यूज आएंगी आपके पास? 0 टू 1 में कितनी आएंगी? 0 एंड 1। कितने होल नंबर आएंगे? 0 एंड 1। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या बोलेंगे कि सेकंड सेल के लिए n इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास n की कितनी वैल्यूज आई? एक वैल्यू 0 आई, एक वैल्यू 1 आई, यानी सेकंड सेल में कितनी सब सेल प्रेजेंट होंगी? टोटल 2 सब सेल्स प्रेजेंट होंगी। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि हम थर्ड सेल की बात कर रहे हैं n इक्वल टू 3 की, तो उसमें l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 एंड 2। कैसे सर? n इक्वल टू 3 तो l की वैल्यू क्या हो गई? 0 टू 3 माइनस 1 and 3 minus 1 is 2, so value is 0 to 2 and 0 to 2 में होल नंबर लेने इसमें हमें सिर्फ, है ना, फ्रैक्शंस नहीं लेंगे, बीच में फ्रैक्शंस नहीं लेंगे, सिर्फ होल नंबर। तो 0 1 एंड 2, तो L की टोटल वैल्यूज 3 आ रही हैं, यानी थर्ड सेल में कितनी सब सेल्स प्रेजेंट होंगी? 3 सब सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो अब आई थिंक मैं आपको आगे पूछूं तो आप मुझे डायरेक्ट बता दोगे। मैं आपको पूछूंगी बताइए 10th सेल में कितनी सब सेल्स प्रेजेंट होंगी? आपका आंसर कितना होगा? सर 10 सब सेल्स होंगी, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है l की वैल्यूज हमेशा उतनी ही आती है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की टोटल वैल्यूज कितनी मिलेंगी मुझे? 3 ही मिलेंगी हमेशा। याद रख सकते हैं आप, किसी भी सेल का जो नंबर होता है उस सेल में उतनी ही सब सेल्स भी प्रेजेंट होती है। क्लियर है? बता पाओगे आराम से? ठीक है, ये चीज तो हम बता देंगे कि फर्स्ट सेल में एक सब सेल है, सेकंड सेल में 2 सब सेल्स हैं, थर्ड सेल में 3 सब सेल है। अब L कैसे बताएगा सर हमें कि कौन सी सब सेल में प्रेजेंट है? सिंपल है, L की वैल्यू 0, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है उसके लिए L की वैल्यू अगर 0 दे रखी है तो मतलब वो सब सेल जिसके लिए L की वैल्यू 0 होती है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर उसके लिए आपको L की वैल्यू 1 दे रखी है मतलब वो सब सेल जिसके लिए L की वैल्यू 1 है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिस भी सब सेल का अपने को नंबर देंगे उसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन इसको बार बार हम ऐसे नहीं बोलते रहेंगे कि वो सब सेल जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, वो सब सेल जिसके लिए n की वैल्यू 5 है। इन सब सेल्स को फर्दर नाम भी दिए गए हैं, इनके खुद के पर्टिकुलर नेम है जो हमें याद रखने हैं। बहुत सारी सब सेल्स हो सकती हैं। l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने बोला ना n-1 तक कितनी भी हो सकती हैं। और n की वैल्यू तो कहीं तक भी जा सकती है, हम कोई वो ही नहीं करते हैं। 1 से लेके इनफाइनाइट तक n की वैल्यू कहीं भी जा सकती है। वेयर n क्या हो सकता है? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ना, क्योंकि सेल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो सब सेल्स हैं उनको हमने पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं
क्या क्या नाम है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जो हमारे सबसे ज्यादा काम आएंगी सब सेल सिर्फ उनके नाम की, इसके अलावा भी नाम है वो भी मैं एक बार बता दूंगा आइडिया आपको, लेकिन ये 4 नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अगर एल की वैल्यू 0 आ रही है अपने पास जो n इक्वल टू 1 में आ रही थी, तो उसके लिए सब सेल का नाम होगा एस सब सेल। अब एक चीज यहां से बड़े ध्यान से देखिए आप, मैं बोल रहा हूं कि n इक्वल टू 1 मैंने लिया है ना, उसमें l की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0। n इक्वल टू 2 मैंने लिया, इसमें l की वैल्यू मेरे पास क्या आई 0 एंड 1। ठीक है, तो फर्स्ट सेल जो थी उसमें भी एक सबसेल ऐसी है जिसके लिए l की वैल्यू 0 है, और सेकंड सेल जो है उसमें भी एक सबसेल ऐसी है जिसके लिए l की वैल्यू 0 है ना। दोनों सेल्स में एक एक सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 है, तो क्या इसको भी हम वही बोलेंगे और इसको भी हम वही बोलेंगे? जी हाँ, जब भी l की वैल्यू 0 हो गई उस सबसेल को मैं क्या बोलूंगा? एस सबसेल ही बोलूंगा, भले ही वो किसी भी सेल में प्रेजेंट हो। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रख रहा हूं तो l की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। n इक्वल टू 2 रख रहा हूं तो l की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड 1। n इक्वल टू 3 रख रहा हूं तो l की वैल्यू क्या आ गई 0 1 एंड 2। यानी फर्स्ट सेल में एक एस सबसेल है जिसको हम क्या बोलेंगे 1s सबसेल। सेकंड सेल में भी एक एस सबसेल प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल देंगे 2s सबसेल। थर्ड सेल में भी एक एस सबसेल प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल देंगे 3s सबसेल। यानी उसके n की वैल्यू उसके साथ जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी सबसेल है ना। इनकी बातें चलो बाद में करेंगे, वैसे अभी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये इतना याद रखो कि l की वैल्यू 0 मतलब नेम ऑफ सबसेल इज s, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो। अगर l की वैल्यू 1 है उस सबसेल को हम हमेशा बोलेंगे p सबसेल। अगर l की वैल्यू 2 है उसको बोलेंगे d सबसेल, एंड अगर n की वैल्यू 3 है उसको हम बोलेंगे f सबसेल। हमारे लिए मैक्सिमम इतनी ही काम आएंगी जनरली, इसके बाद वाली भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि l की वैल्यू आपको कभी 4 नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना शुरू कर देंगे। अगर l की वैल्यू 4 है उस सबसेल को हम बोलेंगे g सबसेल। अगर l की वैल्यू 5 है उस सबसेल को हम बोलेंगे h सबसेल। अगर l की वैल्यू 6 है उस सबसेल को हम बोलेंगे i सबसेल। लाइक दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलते जाएंगे, f g h i j k l m n o p q लाइक दैट, है ना। सभी सबसेल के हम नाम लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि कोई भी अगर हम सबसेल की बात कर रहे हैं, किसी भी सेल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली एन की अगर मैं बात कर रहा हूं किसी की भी, तो उस एन में जैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं कि अगर हम किसी भी एन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एन इक्वल टू 1 है, तो एन इक्वल टू 1 के लिए एल की वैल्यू क्या है 0। एन इक्वल टू 2 के लिए एल की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 एंड 1। n इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 एंड 2। n इक्वल टू 4 के लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 2 एंड 3। आई थिंक ये तो क्लियर होगा ना आप लोगों को, क्योंकि l होता है 0 टू n माइनस 1। ओके, सो अब आपको कोई बोले कि बताइए फर्स्ट सेल में कितनी सबसेल प्रेजेंट है, आप बोलेंगे एक सबसेल, और वो भी कौन सी, तो वो आपको याद रखना है l की वैल्यू 0 तो s सबसेल, 1 तो p सबसेल, 2 तो d सबसेल एंड 3 तो f सबसेल। ये नाम है इनके। तो n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल जो होती है उसमें सिर्फ एक सबसेल प्रेजेंट है, कौन सी सबसेल s सबसेल, तो उसको हम क्या बोल देंगे 1s सबसेल बोल देंगे। सेकंड सेल जो है उसके अंदर दो सबसेल्स प्रेजेंट है, एक वो जिसके लिए l की वैल्यू 0 है यानी s सबसेल, एक वो जिसके लिए l की वैल्यू 1 है यानी p सबसेल। तो दो n इक्वल टू 2 में कौन कौन सी सबसेल है, एक 2s है और एक 2p है। एक s सबसेल है एक p सबसेल है, साथ में 2 हमने बस सेल का नंबर दिखाने के लिए लगा दिया। आपको कोई पूछे बताइए थर्ड सेल में कितनी सबसेल प्रेजेंट है, आप बोलेंगे 3 सबसेल। कौन कौन सी, तो आप बोलेंगे 3s 3p एंड 3d। कैसे बताया, क्योंकि हमें पता है कि l की 3 ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। आपको कोई पूछे n इक्वल टू 4 फोर्थ सेल में कितनी सबसेल्स हैं, आप बोलेंगे 4 सबसेल। कौन कौन सी 4s 4p 4d एंड 4f। ऐसे ही आपको कोई पूछे कि बताइए फिफ्थ सब सेल में कितनी सबसेल्स हो सकती हैं, तो भी आप इजीली बता सकते हैं। इसको एक बार रिवाइज करो, एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप किसी भी सेल और सबसेल के नाम आप बहुत आराम से लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। आपको कोई भी पूछे, आपको कोई पूछ ले कि बताइए 10th सेल में कितनी सबसेल होंगी, आपका आंसर क्या होगा 10 सबसेल ही होंगी। कौन कौन सी, एल की वैल्यू जिनकी 0 1 2 3 4 लाइक दैट सारी वैल्यूज लिख देंगे हम 10 माइनस 1 यानी 9 तक, और इन सारी वैल्यूज का नाम क्या हो जाएगा, इस सबसेल को हम बोलेंगे s सबसेल, इसको p सबसेल, इसको d सबसेल, इसको f सबसेल, g h i j k लाइक दैट। ओके, बता पाएंगे आप, किसी भी सेल के लिए आपको सबसेल पूछा जाए आप आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपन अपने वीडियो पे। तो यहां से अब हम सेल और सबसेल दोनों के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, हम पहुंच गए p सबसेल में। मान लीजिए हमें बताया किसी ने कि इलेक्ट्रॉन आपका जो प्रेजेंट है उसके लिए n की वैल्यू 2 है और उसके लिए l की वैल्यू 1 है।
हमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1 में प्रेजेंट है, तो हम समझ जाएंगे कि n इक्वल टू 2 यानी सेकंड सेल में प्रेजेंट है, और उस सेल में भी दो सब सेल है s और p, उसमें से कौन सी में प्रेजेंट है, वो 2p में प्रेजेंट है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन कि बताइए कि क्या n इक्वल टू 2, मैं इसी में साइड में लिख देता हूं, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए क्या n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 2, क्या क्वांटम नंबर के ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि l की वैल्यू, l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, L की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो n-1 हो सकती है। L कैन नेवर बी ग्रेटर देन n-1। ओके, L n के बराबर कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें n इक्वल टू 2 L इक्वल टू भी 2 दिया है। क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि L की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितनी मिल पाएगी, हमें 1 ही मिल पाएगी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको n और L के कॉम्बिनेशन से पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर हमें क्लियर है, हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है। जैसे इस वाले पार्ट में मुझे पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 2p में प्रेजेंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन 2p में प्रेजेंट है तो क्या सर अब अंदर और गड़बड़ हो सकती है? मतलब क्या 2p में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जगह हो और उनमें हमें ढूंढना हो कि अब बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ है 2p के अंदर भी? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा जब होगा तब हमारी मदद कौन करेगा? जो अगला क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि एक सबसेल के अंदर जाने पे हम कैसे इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3D स्पेस में हमारी सबसेल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। अब मैंने बोल दिया p सबसेल है या s सबसेल है या d सबसेल है, कोई भी एक सबसेल है। ये चार तो आपको नाम याद हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए एकदम, s p d एंड f। ये चार सबसेल है अपने पास, है ना। इनमें से कोई भी एक सबसेल ले ली, उस सबसेल का 3D स्पेस में भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा ओरिएंटेशन हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन? उसको समझने के लिए पहले हमें सेल की हर एक सबसेल की शेप देखनी पड़ेगी कि इनकी शेप होती कैसी है। वो देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन कैसे बताता है। ओरिएंटेशन मतलब कैसे वो प्रेजेंट हो सकती है, अभी समझोगे आप। मैं अभी लेके चलता हूं, पहले एक बार m की वैल्यू देख लो। बताते कैसे हैं हम ओरिएंटेशन को? वही m की वैल्यूज से। जितनी m की वैल्यूज आएंगी किसी भी एक पर्टिकुलर सबसेल के लिए, m की जितनी वैल्यूज आएंगी उतने ही उसके ओरिएंटेशन होंगे। सर m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो m की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा -L2 + L। जी हाँ, हर एक सबसेल के लिए हम अलग अलग m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं s सबसेल है। कौन सी सबसेल है अपने पास? s सबसेल। तो s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और अगर इसके लिए l की वैल्यू 0 हो गई तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0 2 + 0 दैट इज 0 ओनली, है ना। एक ही वैल्यू हो सकती है 0। तो यानी s सबसेल में m की सिर्फ कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? एक वैल्यू पॉसिबल है। यानी s सबसेल का सिर्फ कितना ओरिएंटेशन होगा? एक। यानी एक ही तरीके से, ओरिएंटेशन का मतलब कितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं 3D में। तो s सबसेल को सिर्फ कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? एक ही तरीके से। याद रखना है जो मैं अभी बोल रहा हूं, अभी काम आएगा अपने जस्ट नेक्स्ट। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं p सबसेल। p सबसेल के लिए जरा l की वैल्यू बताओ। आप बोलेंगे सर l इक्वल टू 1, अभी याद किया है हमने। और अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो गई? -1 2 + 1। और अगर इसमें मैं सारे नंबर लेता हूं, है ना, इसमें मैं फ्रैक्शन नहीं इंक्लूड करता हूं, तो -1 2 + 1 अपने पास वैल्यू क्या आ गई? -1 0 एंड +1। m की कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास? 3 वैल्यूज आ गई। यानी p सबसेल को हम 3D स्पेस में 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम डी सबसेल की बात करें, अगर हम डी सबसेल को देखना चाहें तो उसके लिए एल की वैल्यूज कितनी है? सॉरी, उसके लिए एल की वैल्यू क्या है? 2 है। डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो उसके लिए एम की वैल्यू क्या हो गई? -2 2 + 2, ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। टोटल कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास? 5 वैल्यूज आ गई। टोटल 5 वैल्यूज आ गई, मतलब डी सबसेल को 5 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड फाइनली जो चौथी हमें याद रखनी है सबसेल, दैट इज एफ सबसेल। एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 2 + 3, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। टोटल कितनी वैल्यूज आ गई एम की हमारे पास? 7 वैल्यूज आ गई। और एम की 7 वैल्यूज आ गई यानी एफ सबसेल को हम 3D स्पेस में 7 तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना बस, कि अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1s है, और अगर मैं बोल रहा हूं 2s है और 3s, मैंने 3 s सबसेल लिए, 1s 2s 3s। मैं आपको पूछूं बताइए 1s के लिए l की वैल्यू क्या है? आप क्या बोलेंगे? सर 0। मैं पूछूं 2s के लिए l की वैल्यू? सर 0। 3s के लिए l की वैल्यू 0। यानी एक चीज समझ रहे हो,
n की वैल्यू क्या है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता l की वैल्यू पे किसी एक पर्टिकुलर सबसेल के लिए। अगर सबसेल का नाम s सबसेल है तो चाहे वो 1s है, 2s है, 5s है, 9s है, सबके लिए l की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, चाहे वो 8p है चाहे वो 9p, सबके लिए l की वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ये चीज याद होनी जरूरी है, आपको ये चीज समझ आनी जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब क्या हो गया, चाहे सेकंड सेल वाली एस सबसेल हो चाहे फिफ्थ सेल वाली एस सबसेल हो, सबका ओरिएंटेशन कितना हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है। अब सर व्हाट इज दिस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मींस व्हाट, ओरिएंटेशन कैसे हम रीअरेंज कर पाएंगे वो भी तो बताओ। तो चलिए उसी की बात करते हैं, वन बाय वन हम सारी सबसेल्स को देखते हैं कि उन सबसेल्स के कैसे ओरिएंटेशन हो सकते हैं, वो सबसेल कैसी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं हम एस सबसेल से। एस सबसेल जो होती है वो, उसकी शेप जो होती है वो होती है स्फेरिकल। उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। ये हम देख चुके हैं, इसके लिए m की वैल्यू कितनी आई, 0, ये आपको याद रखनी है। एस सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी थी, 0, और l की वैल्यू 0 थी तो इसके लिए m की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस सबसेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उससे पहले ये जानते हैं इसकी शेप कैसी होती है। स्फेरिकल शेप होती है, कुछ ऐसी ऐसी होती है एस सबसेल दिखने में। ये एक पूरा स्फेयर है जो चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, एक जैसा। चाहे आप इसको एक्स एक्सिस की तरफ से देखो, चाहे वाई एक्सिस की तरफ से देखो, चाहे जेड एक्सिस की तरफ से देखो, आपको हर तरफ से ये एक जैसा दिखेगा। ये है एस सबसेल। ठीक है, इसके लिए m की वैल्यू 0। अब मैं आपको पूछता हूं कि भाई इसको घुमा फिरा के ऐसा रख दो कि ये बदला हुआ दिखने लग जाए अपने को, कि मतलब इसका चेंज हो जाए, इसका स्पेस चेंज हो जाए, इसकी लोकेशन चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, कर सकते हो। इसी जगह पे इसको घुमाना है, तो आप इसको कितना भी घुमा दो हर तरफ से एक ही जैसा दिखेगा, यानी सिर्फ इसको एक तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है इसको रिप्रेजेंट करने का। इसीलिए इसके लिए ओरिएंटेशन कितना पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। और उसी ओरिएंटेशन को m की जितनी वैल्यूज आती हैं किसी एक पर्टिकुलर सबसेल के लिए, m की जितनी वैल्यूज प्रेजेंट होती है, हम बोलते हैं उस सबसेल में उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पूछा जाए अगर कि बताइए एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, उसको हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं। उसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे s को हम हमेशा एक डिब्बे से, ये देखिए इधर आया है लिखा हुआ, s ऑर्बिटल को हम हमेशा सिर्फ एक डिब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है एस सबसेल में। नेक्स्ट p सबसेल पे चलते हैं। p सबसेल के लिए m की कितनी वैल्यूज आई थी हमारे पास, 3 वैल्यूज आई थी, -1, 0, +1। यानी स्पेस में मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखो मैं बताता हूं पहले p की शेप कैसी होती है। p ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप होती है ऐसी, डंबल शेप। कैसी होती है, अच्छा ऑर्बिटल मतलब क्या, मैंने बता दिया। इसमें टोटल कितनी वैल्यूज मिली है आपको m की, 3 वैल्यूज मिली है। p सबसेल के लिए m की टोटल कितनी वैल्यूज आई, 3। यानी आपको कोई पूछे बताइए p सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, आपका आंसर क्या होगा, 3 होंगे। p सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, 3। क्यों, क्योंकि 3 m की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है p ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा होता है डंबल शेप में। अब मुझे बताइए इस डंबल को मैं अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सोचिए सोचिए कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए यहां आपको एक पिक दिखेगी, इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि इन 3 तरीके से इस डंबल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है एक बार ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है एक बार ये वाई एक्सिस के अलोंग और हो सकता है एक बार ये जेड एक्सिस के अलोंग हो। तीनों ओरिएंटेशन अलग है, तीनों रिप्रेजेंटेशन अलग है। दैट मीन्स p ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 ओरिएंटेशंस, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग। उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा। अगर एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग है p ऑर्बिटल, उसको हम बोलेंगे px, y के अलोंग py, z के अलोंग pz। तो p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल हो सकते हैं, px, py, pz। इनमें से किसी एक के लिए m की वैल्यू 0 होती है, किसी एक के लिए -1, किसी एक के लिए +1। और इसीलिए जब भी आप p ऑर्बिटल देखोगे आपको वो हमेशा p सबसेल जब आप देखोगे तो उसमें हमेशा 3 ऑर्बिटल बने हुए मिलेंगे, 3 डिब्बे बने हुए मिलेंगे। इसका मतलब यही होता है कि एक p सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको याद रखना है तीनों की ओरिएंटेशन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डी सबसेल की, तो डी सबसेल के लिए m की हमने देखा था 5 वैल्यूज आई थी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। और अगर 5 वैल्यूज आई थी तो आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए डी सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, आपका आंसर क्या होगा, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एक डी सबसेल में। अच्छा ओरिएंटेशन कैसे कैसे होते हैं 5 ऑर्बिटल्स के, वो कुछ ऐसे होते हैं। देखिए डी की जो शेप होती है वो मैंने आपको बताई नहीं, डी की शेप ऐसी होती है डबल डंबल जैसी, एक डंबल ऐसा, एक डंबल ऐसा। जनरली इसकी डबल डंबल शेप होती है। और वो डंबल कहाँ होता है, अलग अलग एक्सिस के बीच में रहते हैं वो। लाइक ये इसको जिसको हमने डी वाई जेड बोल रखा है, देखो जिसको डी वाई जेड बोला है ना, इसके डंबल देखो आप, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में है।
इसके जो डंबल्स हैं उनमें एक्स एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है, इसके जो डंबल्स हैं वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में है। ऐसे ही डी एक्स वाई जो है उसके डंबल्स एक्स एंड वाई के बीच में है, जेड तो नीचे चली गई है उसको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही डी एक्स जेड है उसके डंबल्स एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है। और ऐसे ही एक होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके 5 होते हैं, जैसे पी में 3 थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, वैसे ही डी में 5 होते हैं। डी एक्स वाई जिसकी लोब्स एक्स और वाई के बीच में हो, डी वाई जेड जिसकी लोब्स वाई और जेड के बीच में हो, डी एक्स जेड जिसकी लोब्स एक्स और जेड के बीच में हो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जिसकी लोब्स एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग हो, जेड एक्सिस खाली हो, और पांचवा होता है डी जेड स्क्वायर जिसकी एक जो लोब्स है, दो लोब्स जो है, एक डंबल जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग बनी हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करते हुए, इसको बोला जाता है डी जेड स्क्वायर। ओके, ये 5 ओरिएंटेशन होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल में। इन पांचों ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता है? डी ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम डी सब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे देखिए आपको दिख रहा है, जब भी हम डी सब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये हो गई डी सब सेल की बात। और अब लास्ट सब सेल पे हम चलते हैं जिसका नाम है एफ सब सेल। एफ सब सेल, एफ सब सेल के लिए जब हम एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 7 वैल्यूज आती हैं, -3 -2 -1, एक +3 हमने मिस कर दी यहाँ पे, +3 -3 to +3। तो अगर एम की 7 वैल्यूज आ रही हैं तो ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? हमें जो एफ सब सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे टोटल? ऑर्बिटल्स इक्वल टू 7, यानी उसके 7 अलग अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे। जो एफ सब सेल है उसके 7 अलग अलग ओरिएंटेशन है, उनको हम 7 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। वो 7 ओरिएंटेशन कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे हमें दिख रहा है। एफ सब सेल जो होती है वो 3 डंबल्स से मिलकर बनी होती है। एफ ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डंबल से मिलकर बना होता है ना, ऐसे देखिए 3 डंबल। और 2D में अगर आप इसको देखेंगे तो इसको देखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए ना, थोड़ा हम आसानी से नहीं समझ सकते इसको उतना, इसलिए आपके लेवल पे जेई मेंस एडवांस और नीट के लेवल पे जब भी आपको एफ सब सेल मिलेगी उसमें आपको ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब बताने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली। आपको सिर्फ एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। आपको कोई भी पूछे एफ सब सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप बेझिझक कैसे बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसको 2D में इतना इजीली हम नहीं दिखा सकते। दैट्स व्हाई हम क्या बोल देते हैं कि एफ सब सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। आप कॉम्प्लेक्स ही याद रखेंगे। तो ये हमारे पास एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल एंड एफ सब सेल के अंदर। अच्छा, एफ सब सेल में एक चीज और बच गई, इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स दिखाएंगे? हम 7 ऑर्बिटल्स दिखाएंगे, इसीलिए 7 डिब्बे बना के दिखाया जाता है। तो अब आप यहां से क्या ध्यान रखेंगे, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूं। सबसे पहली सब सेल कौन सी थी अपने पास? एस सब सेल। एस सब सेल के अंदर आपको कोई भी पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए, एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? कौन सा बोलेंगे? एस ऑर्बिटल ही बोलेंगे। अगर आपको पूछा जाए पी सब सेल के बारे में कि पी सब सेल के बारे में हम क्या बता सकते हैं, तो पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई एंड एक होता है पी जेड। तीनों की शेप, इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। इसकी शेप डंबल शेप होती है, एक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई में वाई एक्सिस के अलोंग, जेड में जेड एक्सिस के अलोंग। अगर आपको पूछा जाए डी सब सेल के बारे में तो डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, आपको सबके नाम याद होने चाहिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन चारों में 2 डंबल होते हैं, इस डी जेड स्क्वायर में एक डंबल, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग होती है। और एफ सब सेल की अगर आपको पूछी जाए तो एफ सब सेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 7 ऑर्बिटल्स के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स शेप होती है। तो इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाद में, एस ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखाएंगे हमेशा। पी सब सेल को जब भी दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, पी ये सब सेल हो गई, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा यार, आपको 2 तरीके से चीजें पूछी जा सकती है। अगर आपको बोला जाता है पी सब सेल, पी सब सेल, तो पी सब सेल मतलब कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। जब भी पी सब सेल बोला जाए तो कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। लेकिन जब भी पूछा जाए पी ऑर्बिटल, अगर उसने ये नाम ले दिया पी ऑर्बिटल, इसका मतलब अब ये सब सेल नहीं है, ये एक ऑर्बिटल, ये तीनों, ये भी एक पी ऑर्बिटल है, ये भी एक पी ऑर्बिटल है और ये भी एक पी ऑर्बिटल है। पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों को हम पी ऑर्बिटल बोलते हैं। इसलिए अगर पी ऑर्बिटल बोला जाता है तो आप सिर्फ इस एक ऑर्बिटल, इस एक डिब्बे को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर पी सब सेल बोला जाता है तो हम इन तीनों डिब्बों को कंसीडर करेंगे। सेम फॉर डी एंड एफ ऑल्सो। ओके, तो ये इतनी चीजें हमें याद रखनी है ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अब हमने क्या देखा? सबसे पहले एक सेल थी, सेल के अंदर फिर हमने देखा कि सब सेल प्रेजेंट है। सेल को हम बता देंगे n की वैल्यू से, लाइक 1 2 3 4 5 दैट थिंग है ना।
उसके बाद उसके अंदर होती है सबसेल, सबसेल को हम एसपीडीएफ एल की वैल्यू से बता देंगे। और उसके बाद हमारे पास होती है उसके अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर एस है तो एक ऑर्बिटल, पी है तो 3 ऑर्बिटल, लाइक दैट। उसके बाद एक चौथा क्वांटम नंबर भी होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें फाइनली ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे। अभी बस याद रखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये देखिए, पहले ये वाली चीज देखिए आप, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एक ऑर्बिटल मैं ऐसे बनाता हूं, ये मैं एक ऑर्बिटल यहां नहीं अलग बना देते हैं, ये अगर मैं एक एस ऑर्बिटल बनाता हूं, तो इस ऑर्बिटल में हमेशा हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ऐसे, एक की मुंडी ऊपर, एक की मुंडी नीचे। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो दोनों स्पिन कर रहे होते हैं हमेशा, और उनकी स्पिन जो होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा हमेशा कैसे स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ठीक है, तो इनमें से एक के लिए एस की वैल्यू +1/2 है, इनमें से किसी दूसरे के लिए एस की वैल्यू -1/2 है। आप बोलोगे सर नीचे वाले के लिए -1/2, मैं बोलूंगा नहीं, गलत बात, किसी के लिए कुछ भी हो सकती है। बस मैं इतना कह सकता हूं सिर्फ कि एक के लिए +1/2 है, एक के लिए -1/2। कौन से के लिए +1/2, आई कांट से। ओके, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि अगर एक ऑर्बिटल है उसके अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, और दोनों की स्पिन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको इन चीजों के कॉम्बिनेशन से कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला, कि बताइए क्या ये सेट पॉसिबल है, क्या ये सेट ऐसा पॉसिबल हो सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला सेट कभी पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारा आंसर होगा ये सेट पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, l की वैल्यू 0 to n-1 कुछ भी हो सकती है। n अगर 2 है तो l 0 1 2, सही बात है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब l 1 है तब क्या m 2 हो सकता है, नहीं। जब l 1 है तो m की वैल्यू -1 0 या +1 ही हो सकती है, इसलिए m की ये वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन के लिए n = 5 है, l = 1 है, m = 0 है, s = -1/2 है, तो बताइए ये कहां पे प्रेजेंट है, इसकी हमें सबसेल का नाम बताइए, इसके ऑर्बिटल का नाम बताइए। आप क्या बोलेंगे, इसका ऑर्बिटल हो जाएगा 5p। कैसे, n की वैल्यू 5 वो इसका सेल हो गई, l की वैल्यू 1 वो इसकी सबसेल हो गई, और m की वैल्यू 0 मतलब उस सबसेल के 3 ऑर्बिटल में से कोई एक ऑर्बिटल है। आप बोलेंगे सर px py या pz, मैं बोलूंगा अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये px भी हो सकता है, py भी, pz भी, बस इसको 5p बोल के छोड़ दो। तो यहां से अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई, अगर आपको क्वांटम नंबर्स इतने याद हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं वो हम जस्ट अगले वीडियो में देखने वाले हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे एक एलिमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अभी आप इतनी चीजें याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है, सेल क्या होती है, सबसेल क्या होती है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, कैसे हम ऑर्बिटल देख सकते हैं, क्या क्या शेप होती है सबसेल की, क्या क्या ओरिएंटेशन होते हैं ऑर्बिटल्स के, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आराम से रख पाएंगे, आप इनके क्वेश्चंस को भी बहुत आराम से सोल्व कर पाएंगे।